नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपके गणित पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका रहेगा 11 जनवरी 2023 का पेपर 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गणितीय संप्रेषण को कक्षा में डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणितीय संप्रेषण यानी गणित की जो आपकी भाषा होती है, कम्युनिकेशन होती है, उसको आप अपनी कक्षा में कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलिए पहला कह रहा है आपका कि समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने से, यानी आप गणित के सवाल करने से पहले जो गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ हैं उनको पढ़ेंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं की परिभाषा सिखाना, कि आप क्या है परिभाषा सिखा रहे हो गणित में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं कि बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही, कि बच्चे अपने जो है गणितीय विचार किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं उस पर ज़्यादा आपको बल देना है, यानी अवसर प्रदान करना है, ये आपका सही है। विभिन्न गणितज्ञों के जीवन के इतिहास आपको पढ़ाने चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। यानी आप विभिन्न गणितज्ञों के जीवन के इतिहास का बच्चों से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कि जो आपके गणितीय संप्रेषण की कक्षा में आपको बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने हैं, यानी ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल नया प्रश्न है। यदि P तो Q के लिए सटीक गणितीय चिन्ह की पहचान करनी है, कि यदि P तो Q, मतलब आपको पूछा जाता है कि यदि P तो Q, ये आपका पूरा स्टेटमेंट है कि यदि P तो Q, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं यदि P तो Q। अगर हम बोलेंगे यदि Q तो P, तो Q से लेकर आपका P चल जाएगा ये, ठीक है। तो ये चिन्ह आपका होता है यदि P तो Q, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवेदित नहीं है, मतलब आपका जो है दृश्य अधिगम से रिलेटेड आपका नहीं है। आंकड़ों का प्रहसन करना, निरूपण करना, दृश्यकरण करना, या फिर निगमनात्मक विवेचन। तो जहाँ भी आपका निगमन आ जाएगा ना, आगमन तो आपका सही होता है, तो निगमन आपका गलत हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा दृश्य अधिगम में आवश्यक नहीं है, मतलब नहीं है, यानी गलत पूछा गया था। तो ऑप्शन चौथा ही आपका सही हो जाएगा, निगमनात्मक विवेचन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा पाया गया कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं, वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। यानी वह जो आपका जोड़ना घटाना, ये जो है मानसिक जो है जो परिकलन है वह बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कौशल क्या कहलाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन कह रहा है कि औपचारिक स्कूली गणित के लिए उपयोगी नहीं है, यानी क्या है कि यह स्कूली गणित के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं जिनके द्वारा शिक्षक विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी ये एक चर्चा का विषय है कि उन बच्चों को जो है, मतलब जो है इतना जो है मानसिक परिकल्पना कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या उनको समाज से जो है, संस्कृति से जो है उन्होंने सीखा है, ठीक है। तो ये आपका सही लग रहा है। बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के आकलन के उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है कि उपयोग में नहीं लाना, ये तो आपका गलत कह रहा है। बहुत अस्पष्ट होते हैं, ये केवल केवल जहाँ भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, वैसे भी आपका गलत ही है। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि कक्षा में जो है एक चर्चा का विषय बन सकता है ये। तो जो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार, यहाँ पर जाएगा डैश डैश को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देना चाहिए, ठीक है। कि 2000 जो आपका एनसीएफ 2005 है वह क्या कहता है कि किसको आपको कम महत्व देना है गणित में।
तार्किक विवेचन बिल्कुल सही, तार्किकता को बढ़ावा देना है बिल्कुल सही। सटीकता यहाँ गलत हो जाएगा, यानी एक्यूरेसी, यानी आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है तो ये आपका गलत हो जाएगा। समस्या समाधान पे बल देना है बिल्कुल सही। दृश्यीकरण यानी प्रश्न किस हिसाब से है उसको आपको अपने दिमाग में उसका जो है एक मैप टाइप का बनाना है, खाका टाइप का बनाना है, तो ये आपका सही है। तो आपका जो गलत है कि हमें क्या है कम महत्व देगा, तो वो हो जाएगा आपका सटीकता पे ज़्यादा बल नहीं देना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निर्देशक यानी मॉडलिंग में न्यूनतम संबंधित है? मॉडलिंग में जो है न्यूनतम संबंधित है यानी कम प्रभावी है। दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए गणित का उपयोग करना, बिल्कुल सही। दैनिक जीवन में भी आप क्या है गणित का उपयोग करते हो, वैसे भी करते हो आप। समस्या के सरलीकरण के लिए अनुमान लगाना और सटीकीकरण करना, बिल्कुल सही कि आप क्या है समस्या को सरल करने के अनुमान लगा सकते हो और उसका सटीकीकरण करना, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। महत्वपूर्ण मात्राओं की पहचान करना तथा उनके संबंधों को ज्ञात करने के लिए साधनों या निरूपण का उपयोग करना, यानी आप जो है महत्वपूर्ण जो आपको जानकारी जो गणित की लेनी है, अगर उनके लिए आप क्या है साधनों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना, कि अगर आपकी गणित की कक्षा है तो आप क्या है अमूर्त पर जो है अमूर्त उन पे ज़्यादा बल दे रहे हो। यहाँ पूछे कि अमूर्त उन पे ज़्यादा बल दे रहे हो। अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम, यहाँ पे जो है ये थोड़ा मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अमूर्त अमूर्त प्रतिरूप। तो अमूर्त प्रतिरूप आपका गलत हो जाएगा और हमें क्या पूछा गया था, आपका गलत ही पूछा गया। न्यूनतम संबंधित था आपका मॉडलिंग से कि आप गणित की कक्षा में क्या है अमूर्त चिंतन जो है का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका चौथा जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी आपके ये ऑप्शन कट जाएंगे। मेन आपका जो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न से ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यानी आपको जो है रेशियो पढ़ाना है उनको, भिन्न पढ़ाना है उनको, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसे हम बोलते हैं वो पढ़ाना है आपको। उन्हें यह बताना कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है तथा नीचे वाली संख्या हर होती है, क्या आप ऐसा करेंगे? दूसरा कह रहा है कि भिन्न के प्रतिरूप जैसे कि वृत्ताकार पाई आयताकार पट्टी से उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर जो है विद्यार्थियों को स्वाभाविक रूप से संभावित परिभाषा समझाने में मदद करेंगे। यानी आप क्या है एक आपने एक वृत्ताकार पट्टा लिया है, उसमें आपने अलग अलग जो है पट्टियां बनाई हैं और छुपा करके आप बता सकते हो कि आपका कह रहा है, आपने सपोज ये है आपका ये आपकी पट्टियाँ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी पट्टियाँ होती हैं इनको क्या है आपने वृत्ताकार पट्टियाँ बना दी हैं। सपोज आपने इसको ढका दिया तो आपने बोला कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है और एक पट्टी आपने ढका दी, तो 1/8 बोलिए अंश है यह है। इस तरीके से आप बच्चों को क्या है अपनी जो है टीचिंग एड के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि अंश और हर को परिभाषित करने के पश्चात विभिन्न आकृतियों में विद्यार्थियों को अंश और हर की पहचान के लिए कहना। चौथा कह रहा है कि यह परिभाषित करें कि कुल जितने हिस्से किसी आकृति वस्तुओं में किए गए हैं वह नीचे वाला है तथा जितने ऊपर में चयनित हैं वह क्या है ऊपर वाली संख्या है। तो ये तो आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा, पहला भी आपका उतना बेटर नहीं है, तो दूसरा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि आप वस्तुओं के द्वारा मतलब वस्तुओं का प्रयोग करके आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, टीचिंग एड का यूज कर रहे हो, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी आपको जो है मापन पढ़ाना है, मेजरमेंट पढ़ाना है कि बच्चों को क्या है मेजरमेंट पढ़ाना है आपको प्राथमिक स्तर पे। तो आप क्या करोगे कि ऐसी क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जो कि परिशुद्धता एवं सटीक मापन पर आधारित हो, यानी आपको ऐसा सेटअप करना है कि जिससे क्या है, सटीक मापन पर आधारित हो। दूसरा कह रहा है कि मापन को विभिन्न इकाइयों की परिभाषाएं दीजिए। परिभाषा जहाँ पे भी आ जाएगा ना ये आपका गलत हो जाता है, परिभाषा यानी आपको क्या है मापन की क्या है डेफिनेशन बतानी, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमानक तकनीकियों का उपयोग कर वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके। वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जा सके, ये आपका सही है।
बच्चों को आकृति के विभिन्न टुकड़े दीजिए और मापने स्केल का उपयोग कर उन्हें उनकी भुजाओं मापने का कहिए। ये भी आपका सही है। आपका बेटर ऑप्शन जो है, आपका सही ऑप्शन आपका तीसरा और चौथा सही है, लेकिन सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की वस्तुओं का मापन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के साथ क्या है, बच्चों को क्या है मापन सिखाएंगे, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही है? ठीक है, गणित के उपचारात्मक संबंध में सही है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। यह गणित की कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में सहायता करता है। कौन? एक उपचारात्मक शिक्षण की क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने के लिए आप उपचारात्मक शिक्षण नहीं। यह बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायक होता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यह केवल केवल जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। आपका जो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, आप उपचार कब करते हो? जब बच्चों को कठिनाई आती है तो आप क्या है उनका उपचार करते हो। ठीक है, तो यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है उनका उपचार करते हो, आप उपचारात्मक शिक्षण करते हो। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हो हम। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्षण है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु अधिक प्रश्न होने चाहिए, यानी आपको ऐसी पुस्तक जो गणित की पुस्तक होती है उसकी ये विशेषता होती है कि उसमें बच्चों के अभ्यास के लिए जो है अधिक से अधिक प्रश्न होने चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यह रंग बिरंगे और आकर्षक रूप से अभिकलित होनी चाहिए, यानी रंग बिरंगी होनी चाहिए आपकी किताब, गलत हो जाएगा। यह सैद्धांतिक अवधारणा पर आधारित अधिक केंद्रित होनी चाहिए, यानी सिद्धांत से रिलेटेड होने चाहिए। तो ठीक है, ये आपका उतना सही नहीं है। चौथा पढ़ लेते हैं कि गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरण एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल आपका ये सही लग रहा है कि यह गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भ जो है उदाहरण एवं क्रियाकलापों, बिल्कुल आपको बच्चों को क्या है उदाहरण एवं क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी के द्वारा जो है आप बच्चों को क्या है गणित पढ़ाओगे। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाए होना चाहिए कि इस तरीके से आपकी जो है गणित की पुस्तक होनी चाहिए प्रारंभिक स्तर पर। और होती भी है। आपने देखा होगा कि आपकी साइड पे जो प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पे क्या होता है, आपकी प्राइमरी की बुक्स में क्या हो जाता है, कई बार आपकी एक्टिविटी दी रहती है ताकि बच्चे को क्या है समझ में आ जाए। ठीक है, गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है? नहीं है, यहाँ आपको गलत ढूंढना है। समस्या समाधान की क्षमता पर, बिल्कुल सही। रटने पर, रटना गलत। तार्किक चिंतन बिल्कुल सही। दृश्यकरण बिल्कुल सही। तो आपका क्या है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपको आधारित नहीं है, तो यानी आपका ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, कंठस्थ या फिर रटने पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एनसीएफ 2005 पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है? ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल का विकास, यानी आपको बच्चों के क्या है संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना है। बच्चों की परिकलन कौशल में दक्ष करना है, यानी बच्चों को क्या है परिकलन कौशल में दक्ष करना है। तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना है। या फिर चौथा कह रहा है कि भविष्य में प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु कुशल कौशल का निर्माण करना है। कि प्रतियोगिता के लिए बच्चों का जो है आपको विकास, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर संख्या कौशल पढ़ाना है गलत, परिकलन करना है गलत। तो आपको एनसीएफ जो 2005 होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये कहते हैं कि तर्कपूर्ण बच्चे को क्या है तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन कराना है हमको बच्चों का, तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन कराना हमको बच्चों का। तो ऑप्शन जो है तीसरा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा, उन्होंने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने में उपयोगी विधि नहीं है? आपसे पूछा गया कि 50% विद्यार्थियों ने गणित का एक विषय नहीं समझा, तो आपको उन्हें कार्यनीति नहीं होगी, आपको गलत ढूंढना है। यानी भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ विषय को दोहराना, यानी अगर उनको कोई विषय गणित का विषय समझ में नहीं आया है तो आपको क्या है भिन्न भिन्न उदाहरण दे करके बिल्कुल सही उनको दोहराना, जो ये भी आपका सही है।
ठीक है। यहाँ पे दोहराना, ठीक है। विषय संबंधित समूह कार्यों से बच्चों को संलग्न करना, कि आप क्या है उनको सामूहिक कार्य दोगे, विषय संबंधित सामूहिक कार्य दोगे, बिल्कुल सही। बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधित समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना, ये तो आपका गलत हो जाएगा कि समान प्रकार की समस्याएं, यानी एक ही प्रकार का आप जो है क्वेश्चन करो, तो इससे क्या है, इससे उनको जो है गणित और समझ में नहीं आएगी कि आप क्या है एक ही टाइप के उनको प्रश्न कराओ, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या है, उन बच्चों को जिन्होंने पहले से ही वह विषय समझ लिया है सम्मिलित करके सहयोगी अधिगम परिस्थिति की रचना करना, यानी आपको ऐसे बच्चे जो है जिन्होंने कि पहले से ही उस विषय में आपको कर दिया, उस विषय को समझ लिया है, तो उनकी सहयोगी अधिगम कराना है, यानी ग्रुप स्टडी करानी है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे क्या है, कार्यरीति नहीं है, यानी आपका जो है तो नहीं है, आपको गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि एक ही प्रश्न को आप दोहराओगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर साहब आपका चौथा प्रश्न आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मकता कक्षा पर आधारित है। ठीक है, रचनात्मक कक्षा पर आधारित है कि शिक्षक शाम पर प्रश्न हल करते हैं और बच्चे उसकी नकल करते हैं। नकल करना गलत हो जाता है। शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थी को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं, यानी शिक्षक क्या है, समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बच्चों को प्रश्न देते हैं, और जहाँ पे बच्चों को प्रश्न नहीं आ रहा है उनकी मदद करते हैं। ठीक है। तो तीसरा कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को महत्वपूर्ण सूत्र एक चार्ट पेपर पर लिखकर प्रतिदिन उसे पढ़ने के लिए कहते हैं, यानी रटने के लिए कहते हैं, ये भी आपका गलत है। शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से बहुत सा गृह कार्य देते हैं, गृह कार्य प्रदान करते हैं, ये भी आपका गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सेकंड आपका सही है कि शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं, आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको वृत्त पढ़ाना है बच्चों को, तो संबंधित नहीं है। अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, बिल्कुल सही, ये आपका सही है, वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना सही। रेत में रस्सी और डंडी के प्रयोग से वृत्ताखंड करना, कि रेत में रस्सी और डंडी से, तो ये आपका थोड़ा हम देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, यानी आप क्या है ग्लोब दिखा रहे हो बच्चों को, ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, ये आपका गलत, आप ग्लोब नहीं दिखा रहे हो, उसके प्रतिमान दिखा रहे हो, यानी उसकी फोटो दिखा रहे हो, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ वृत्ताकार वस्तुओं के उपयोग द्वारा वृत्तों का अनुरेखण करना, बिल्कुल सही। ये दूसरा और तीसरा आपका कह रहा है कि रेत में रस्सी और डंडी के प्रयोग से वृत्ताखंड बनाना, कि आप रस्सी और डंडी की मदद से, यानी ऑब्जर्व करके, यानी चीज़ों का प्रयोग करके आप बच्चों को सिखा रहे हो, तो ये भी सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा कि ग्लोब का प्रतिमान दिखा रहे हो आप केवल, तो ये आपका क्या है, बच्चे क्या है मूर्त चिंतन नहीं कर पाएंगे इसमें, तो यही आपका क्या है सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछेगा, गलत मतलब नहीं है मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखे आज आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न गणित पैडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।